नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल नतीजे आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एनडीए की सरकार तीसरी बार अब बनने जा रही है, यानी कि अब की बार बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार होगी। अब आप कहेंगे कि अरे इसमें कौन सा ऐसा फर्क हो गया, क्या ये बाल की खाल निकाल रहे हो? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि 2014 और 2019 में, और आप ठीक समझ रहे हैं, वो एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 272 का जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, उसे पार करने में कामयाब हो गई थी। 282 2014 में और 303 सीटें मिली थी 2019 में। तो कहने को एनडीए की सरकार थी, लेकिन दरअसल वो बीजेपी की सरकार थी और मंत्रिमंडल का स्वरूप इसकी गवाही भी देता था। तमाम बड़े मंत्रालय वो बीजेपी के पास ही थे, कोई ऐसी शेयरिंग वगैरह वेयरिंग की नहीं थी, कोई गठबंधन धर्म उसमें नहीं दिखता था। रस्म अदायगी के लिए कुछ छोटे मोटे राज्य मंत्री के पद गठबंधन के घटकों को दे दिए गए थे। तो अब एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, यह बहुमत के आंकड़े से 21 ऊपर है। इंडिया बहुत पीछे है 272 के आंकड़े से, 234 पर वो अटका हुआ है। और आज दिन भर जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां भी हुई। इंडिया और एनडीए दोनों की बैठकें हुई। एनडीए की बैठक अभी खत्म हुई है कुछ देर पहले, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए का नेता भी चुन लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को। एनडीए की जो ये बैठक लगभग 4:30 बजे शुरू हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब चौंकिएगा मत कि अरे इस्तीफा दे दिया, अभी तो सरकार बनने जा रही है। ये एक औपचारिकता होती है, ये एक परंपरा है, रवायत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ एक बैठक की और कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने इस्तीफे पत्र के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने भी पहुंचे। तो अब 17वीं लोकसभा खत्म और 18वीं लोकसभा के लिए शपथ ली जाएगी। और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये अभी भी तारीख तय नहीं हो पाई है। लेकिन एनडीए की बैठक में और कौन कौन शामिल था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, और दो वो चेहरे, ये तस्वीरें फिर से दिखाइएगा पीसीआर, ये आज चर्चा के केंद्र बिंदु में भी हैं। और वो चेहरे किसके हैं? वो हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीटें जीती है, टीडीपी 16 सीटें जीती है, ये 28 सीटें। इसका खेल क्या हो सकता है, ये बताना आपको जरूरी था, जब तक आगे चल के मैं आपको ये खेल समझाऊं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, इनकी भी 7 सीटें हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, एनसीपी के एक ही सीट आई है, तो कोई ज्यादा राजनीतिक शरारत की गुंजाइश यहां से नहीं हो सकती। चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़े, 5 ही जीते। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये भी साथ में दिखाई दिए। जयंत चौधरी 2 सीट जीतने में वो कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर 293 का आंकड़ा। 7 तारीख को एनडीए के नेता, उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, एनडीए का नेता भी चुन लिया, और वो राष्ट्रपति से मिलेंगे परसों शाम 5 से 7 के बीच का समय। जब मुकम्मल तय हो जाएगा वो जानकारी भी दे देंगे, लेकिन ये शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है। तो 7 के बाद किसी भी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन इज देयर अ स्टिंग इन द टेल? कहानी में कोई पेच, कोई ट्विस्ट तो नहीं आ जाएगा? और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, और इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पर ही हो रही है ये बैठक। अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, 99 सीटों तक पहुंच गई कांग्रेस, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई,
लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अभिषेक बैनर्जी, एम के स्टालिन, ये तमाम नेता अपनी एकजुटता दिखाते हुए वहां पर मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। पर 234 से 272, 38 सीटों का फर्क है। कल राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया, क्या सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? उन्होंने खारिज नहीं किया यह सवाल, कहा कल इंडिया की बैठक है। तो अब ये बैठक चल रही है, पर एनडीए ने तो नेता भी चुन लिया। और अब आ जाती है केंद्र बिंदु में आए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात। एनडीए का हिस्सा है, हम साथ साथ हैं, सुर में लाते हुए गीत गा रहे हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं अब इंडिया गठबंधन में वापसी का कोई कारण नहीं रहा। कांग्रेस ने खुद ही फावड़े से, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं तो वो कह रहे हैं कांग्रेस ने खुद ही फावड़े से उस गठबंधन की नींव खोद दी जिस गठबंधन ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने से मना कर दिया था। नो गोइंग बैक, कोई पलटी नहीं इस बार, ऐसा केसी त्यागी कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हम 5 सीट लड़े, 5 सीट जीते, हमारे प्रधानमंत्री जी जल्द शपथ लेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया था, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। ये भी वो कहते घूम रहे थे, मैं चवन्नी नहीं कोई ऐसे ही उछाल दे, पर उछाला भी गया और पाला भी बदला गया। एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं मोदी जी को हम समर्थन देने आए हैं, कुछ लोगों के पास आंकड़े नहीं है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी हो रही है सियासी गलियारों में, अफवाहों को सूत्रों के हवाले से खबर बताकर क्या तूल देने की, तवज्जो देने की कोशिश भी हो रही है। या दरअसल ये राजनीतिक खेल ऐसा है, इसमें संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए, कभी नहीं आने देंगे अपने घर में। और फिर लाल कालीन भी बिछा दिया था बीजेपी ने, अमित शाह ने, उनकी वापसी के लिए। तो संभावनाएं क्या है? और जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूं तो यहां पर सौदेबाजी भी होती है, कड़वी हकीकत है, लेन देन होता है। अभी तक बीजेपी 10 सालों से, 2014 हो 2019 हो, अपनी शर्तों पर गठबंधन चला सकती थी या उनकी अनसुनी भी कर सकती थी। 2019 में किया, नीतीश कुमार को एक मंत्रिमंडल, एक पद देने पर ही राजी हुए। वो नाराज होकर उस न्योते को ठुकरा दिया कि भैया ये नहीं चाहिए। पर इस बार स्थिति विपरीत है, क्योंकि अब बीजेपी को अपने घटकों, अपने सहयोगियों के सहयोग की दरकार है, और वो मुफ्त में तो नहीं देने वाले। राजनीति में पैसा भी बहुत खर्च होता है, चुनाव प्रचार में भी, सरकार बनाने में भी और सरकार चलाने में भी। तो नीतीश कुमार क्या मान जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू क्या मान जाएंगे? 16 जमा 12, 28 सीटें अगर 293 में से आप घटा देते हैं तो यह आंकड़ा 265 पर आ जाता है। एनडीए अल्पमत में आ जाता है, और इस बात से अनभिज्ञ नहीं है ना ही नीतीश, ना ही नायडू और ना ही बीजेपी। तो खबर तो यहां तक भी आ रही है, कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि कोई उप प्रधानमंत्री हो, पर उप प्रधानमंत्री तक की मांग हो रही है, स्पीकर पद की मांग हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। अफवाहें भी हो सकती हैं, फिर से अंडरलाइन करूंगा, पर टीडीपी के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो खड़गे, इस बीच अभी मैं प्रॉम्प्ट किया जा रहा था, मेरे प्रोड्यूसर जितेंद्र मुझे बता रहे हैं कि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे दलों को न्योता दिया है कि हमारे साथ आ जाओ।
संविधान पर भरोसा है तो हमारे साथ आओ। हमारे साथ में क्या आपकी सारी शर्तें भी मान ली जाएंगी? कोई उप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाल रहा है, या कांग्रेस कह दे जी प्रधानमंत्री आप बन जाओ। संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। खबरें ये आ रही हैं कि जी गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनने चाहिए, टीडीपी कह रही है। बीजेपी कभी मान जाएगी ये बात? प्रधानमंत्री मोदी मानेंगे क्या? ये कोरी जुबानी जमा खर्च की प्रक्रिया मात्र है, और इन दोनों में से सिर्फ एक आए तो काम नहीं चलेगा। या बिहार में कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदलने की जोर आजमाइश भी हो सकती है क्या? आज मेरे सहयोगी प्रकाश पटना से आ रहे थे, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। चाचा भतीजा मिले, प्रणाम किया भतीजे ने, चाचा ने कहा कैसे हैं आप। अब ये यहीं तक एक सभ्यता का जो तकाजा होता है, प्रणाम करना, कैसे हैं आप पूछना, वहां तक की ही बात है, या बात शुरू हुई है तो दूर तलक भी जा सकती है क्या? इसमें चिराग पासवान भी जुड़ जाते हैं। 5 सीटें उनकी भी अगर हम जोड़ लें तो बड़ा अच्छा गणित किया है मेरे प्रोड्यूसर ने। वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश, चिराग और मांझी आ जाएं, इनकी सीटें कितनी? नीतीश की 12, चिराग की 5, जीतन राम मांझी, 18 सीटें हो जाती हैं। और 18 सीटों में जो पप्पू यादव, विशाल पाटिल, उमेश पाटिल, हाजी हनीफा जान जो निर्दलीय हैं, इनको भी जोड़ दें तो 4 सांसद, 5 सांसद एक नाथ शिंदे और अजित पवार गुट के, तो ये हो जाती हैं 27 सीटें। 234 में 27 जोड़िए तो 261 हो जाता है आंकड़ा, और उनमें से फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू आए या नीतीश कुमार आए, 272 पार हो जाता है। और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अगर लाल कालीन इस बार इंडिया गठबंधन बिछा दे तो। अब ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होगा, यह बड़ा अहम हो जाता है। बीजेपी महत्वपूर्ण पद कितने देने को तैयार हो जाएगी? अब मैं असल बात पर आ रहा हूं। चर्चा, कयास, अफवाहें, पतंगबाजी, इसको हटा दीजिए। पर बीजेपी अब की गृह मंत्री भी हमारा, वित्त मंत्री भी हमारा, रक्षा मंत्री भी हमारा, रेलवे मंत्री भी हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्री भी हमारा, अब तो शिक्षा मंत्री हो गया है उस मंत्रालय का नाम, सब हमारा। ये तो नहीं मानेंगे। तो गठबंधन धर्म कौन ज्यादा मजबूती से निभाएगा, और इंडिया भी क्या साथ रह पाएगा? बीजेपी आप सोच रहे हैं कि वो खुरपेच करेंगे और उधर कोई तैयारी नहीं हो रही, और ये गणित, ये आशंकाएं, स्ट्रोक, संभावनाएं बीजेपी के रणनीतिकारों को समझ नहीं आती, तो फिर आप राजनीति नहीं समझते। और इंडिया खेमे में सबसे कमजोर कड़ी दरअसल उद्धव ठाकरे साबित हो सकते हैं क्या? अब उद्धव ठाकरे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? 17 पर समेट दिया एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में, 24 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई है, 13 सीट ले आई। अब ये किसी भी सहयोगी दल के लिए भी, उद्धव ठाकरे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो, कमजोर कांग्रेस, 6-7 सीट वाली कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ये मैं चर्चा ही नहीं करता। तो उद्धव ठाकरे को अपना पुराना निशान, अपनी सारी पार्टी की प्रॉपर्टीज वो मिल जाए। एक नाथ शिंदे को कह दिया जाए कि जो उद्धव ठाकरे कहें अब वैसा ही करना होगा, वापस जाइए, शिवसेना पुराने रूप में आ जाए। और वो आ जाती है अगर बीजेपी के साथ, तो सिर्फ केंद्र में एनडीए की सरकार तक ही इसकी गूंज सीमित नहीं होगी। 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, और वहां का परिप्रेक्ष्य बदल सकता है क्या, इसकी एक आहट। आज एक और दिलचस्प घटना हुई, और घटना क्या थी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफे की पेशकश कर दी। सबसे बड़े नेता
महाराष्ट्र में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अब कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं क्या, या बीजेपी के अंदर खाने कुछ दिक्कतें भी अब शुरू होने वाली हैं? देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बनाने की भी कोशिश है? या केंद्रीय नेतृत्व ने ही तो पूरा चुनाव लड़ा कि भैया आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लेंगे। अति आत्मविश्वास के चलते हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। सुरेश खन्ना है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, साफ सार्वजनिक बयान दिया है। बीजेपी में इस तरह के सुर कभी नहीं सुनाई देते हैं। तो बड़ा दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य सामने उभर रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल इंडिया और एनडीए दोनों से जुड़ा है। बीजेपी की राह नहीं आसान, इंडिया से जारी रहेगा घमासान। ये कुश्ती नूरा नहीं, सीधा दंगल अभी खत्म नहीं होने वाला है क्या, उसकी सिर्फ बानगी देख रहे हैं। और नीतीश नायडू का फसाना एनडीए पर भारी पड़ेगा ये याराना। स्थायित्व, स्थिरता कितनी रहेगी ये भी देखने वाली बात है। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, और देश के 4 बड़े पत्रकार, बल्कि 3 बड़े पत्रकार और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, और पत्रकारों में हैं विनोद अग्निहोत्री, प्रकाश कुमार, मेरे सहयोगी रहे हैं पहले बहुत सालों से, 2003 से हम साथ हैं। बीच में हम भी जुदा हो गए थे, मैं दूसरे चैनलों में चला गया और डटे रहे प्रकाश इसी न्यूज़ चैनल में, और संदीप सोनवलकर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रकाश, शुरुआत आपसे ही करता हूं। राजनेता तो अभी ताल ठोकेंगे। ये नायडू और नीतीश केंद्र बिंदु में है, और नीतीश पर तो वो चस्पा है, वो तमगा कि पलटू राम है। और 2019 में उनकी बात नहीं मानी गई, नाराज भी हुए और मंत्रिमंडल में शरीक नहीं हुए। इस बार कह रहे हैं हम तो साथ हैं, फावड़े से हमारी नींव खोद दी। अभी भी वो दर्द निकल रहा है केसी त्यागी की जुबान से कि जी संयोजक नहीं बनाया। कहानी इतनी ही सरल है, एनडीए के साथ डटकर खड़े रहेंगे नीतीश, या कुछ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? दरअसल संदीप, आप पूरे प्रकरण को देखें, जब से नंबर गेम, मुझे याद है लालू यादव से 2009 में जब मैंने उनसे पूछा था कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं, केंद्र में अगर जाते हैं तो फिर कैसे क्या होगा आगे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नंबर। हाँ। अगर आपके पास नंबर है हाँ। तो आप जो चाहें कर लें, नंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हाँ। आपने देखा कि नंबर है तो आप हैं सिकंदर। हाँ। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि 9 से 14 तक गायब थे लालू यादव, सरकार में समर्थन दे रहे थे, लेकिन उनकी एंट्री कांग्रेस ने नहीं दी। 2019 का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही है। 2019 के में जो नीतीश कुमार के तेवर थे, और उसके बाद फिर वो महागठबंधन में वो चले गए, और फिर उसके बाद फिर वापसी हुई। ठीक है। अब देखिए, जब से नतीजे आए हैं, आपने नीतीश कुमार के मुंह से या उनके सोशल मीडिया टैग से, हैंडल से, आपने कहीं भी जिक्र सुना बीजेपी के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, बधाई देने के बारे में? एक भी शब्द सुना आपने? कहीं आपने देखा? आज जब मैं साथ में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने पूछा कि क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा मैं आपको नमन करता हूं। तो जाहिर है कि वो न पत्ते खोल रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं। केसी त्यागी या संजय झा या कौन क्या बोल रहा है, दरअसल नीतीश के मन में क्या है वो नीतीश ही जानते हैं। नीतीश ही जानते हैं, और उसी लाइन पर चल रहे हैं। ये भी आप देखिए, वो तस्वीर तेजस्वी के साथ आना, वो तस्वीरें सामने आना, उसके बाद दोनों साथ में बैठे हुए थे, ये सब कुछ आना, ये बेसिकली नीतीश कुमार बोलते नहीं है, उनका या तो काम बोलता है या फिर जो वो करते हैं। अब मैं एक बड़ा ही अटपटा लगेगा सवाल अगर वो पूछूं, नीतीश ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, केंद्रीय मंत्री, इतने साल तक मुख्यमंत्री, फर्ज कीजिए इंडिया गठबंधन कहता है जी हमसे भूल हो गई, संयोजक नहीं बनाया, संयोजक छोड़िए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए संदीप, ये तो संभावनाओं का खेल है, मैं संभावनाओं की तो बात कर रहा हूं, नंबर का खेल है। हाँ। जिस दिन नीतीश कुमार को ये लग जाएगा
कि नंबर इंडिया गठबंधन के पास है। अगर उनको किसी ने ऑफर किया, जहां तक मैं समझता हूं, अगर वो आश्वस्त हो जाएंगे कि वो नंबर है जिससे कि सिर्फ उनके जुटने से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 2 बार सोचेंगे। पर नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, नंबर होना और चाहिए। यही सवाल अगर मैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर पूछूं, बल्कि मैं विनोद आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, 1998-99 का वो दौर, 99 में 1 वोट से सरकार गिर गई वाजपेयी की, फिर टीडीपी भी आ गई पिक्चर में, उनके समर्थन की जरूरत पड़ी, संयोजक भी बने, स्पीकर का पद लिया, बालायोगी स्पीकर बने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी, कि संसद पर मुझे कब्जा चाहिए। आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता की चाबी भी है, दिल्ली की सत्ता की चाबी भी है। और ऐसे में ये आना कि जी हमें स्पीकर भी चाहिए, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और मंत्रालयों की भी फेहरिस्त आने लगी है। संदीप, देखिए, मैंने चंद्रबाबू की नायडू की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, और वो गठबंधन की राजनीति के महारथी हैं। और वैसे देश की जो तासीर है, आपको अगर कई लंबे समय तक घी खिलाया जाए तो हाजमा खराब हो जाता, तो आप खिचड़ी खाते हैं। तो 10 साल से देश जो है एक मजबूत सरकार का घी खा रहा था, तो इसलिए अब खिचड़ी सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने और चाहे इंडिया की बने, जो भी बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी। संभावनाएं किसकी ज्यादा है? या डन डील है, 293 नंबर है, संभावनाएं तो हम ऐसे ही संभावनाएं तो एनडीए की ज्यादा हैं। लेकिन जैसा कि अभी प्रकाश भी कह रहे थे कि राजनीति में संभावनाओं और नंबरों का महत्व होता है। तो वो चंद्रबाबू नायडू के बारे में जानता हूं। चंद्रबाबू, जो आपने घटना बताई 1998 की है। 98 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरने के बाद चुनाव हुए, और उसके बाद जब नंबर की जरूरत पड़ी, यूनाइटेड फ्रंट को नंबर नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे यूनाइटेड फ्रंट के। जिन संयोजक पद की दिनेश कुमार ये बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू संयोजक थे उसमें यूनाइटेड फ्रंट के। और सबसे पहले पाला बदला चंद्रबाबू नायडू ने, और हरकिशन सिंह सुरजीत ने हम लोगों से कहा कि व्हाट वी कैन डू, अवर कन्वीनर हैज क्रॉस द लाइन। जिनकी जिम्मेदारी थी सब कुछ जोड़ने की, संभालने की, वो पहले ही चले गए, और फिर उन्होंने सब लिया। जॉर्ज फर्नांडिस से काफी कुछ सीख गए थे, और फिर उन्होंने बालयोगी का पद लिया, मतलब स्पीकर बनाया, कैबिनेट में अपने लोग उन्होंने लिए। और हम आंध्र प्रदेश के लिए जितना पैकेज उस वक्त ले सकते थे, वो वाजपेयी सरकार के लेते रहे। खाने से खबर ये आ रही है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में अमित शाह कबूल नहीं होंगे। अब ये कैसे गवारा गुजर सकता है बीजेपी को? उनके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह जी का एक बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। एक तो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने दिया था कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। ऐसा ही एक बयान अमित जी ने 2019 में, जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के साथ थे, कांग्रेस के साथ वहाँ गठबंधन था आंध्र प्रदेश में, तब अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश में दिया था कि एनडीए के दरवाजे चंद्रबाबू नायडू के लिए बंद हो गए। और वो काफी वायरल हो रहा है इस समय बयान। 1.5 साल से एडिया भी घिसी, वेटिंग रूम में बैठे रहे बीजेपी के दफ्तरों में कि कर लो भाई गठबंधन मेरे साथ कर लो। बीजेपी जगनमोहन रेड्डी ज्यादा बेहतर रहेंगे कि चंद्रबाबू? बीजेपी तौलती रही, इसी को तौलती रही। तो पे बैक टाइम भी है क्या? और इनको जेल भी जाना पड़ा, गिरफ्तारी भी हुई। तो पे बैक टाइम भी होगा कि नहीं? अब तो मेरे हाथ में है कि। इसीलिए मुझे लगता है, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और मौजूदा राजनीतिक सौदेबाजी का भी खेल है। तो डील कहां अच्छी मिलती है? आजकल राजनीति पे विचार नहीं, बाजार हावी है। तो बाजार की जब राजनीति हो रही है, तो डील कहां अच्छी मिलती है भाई? इस पर विचार नहीं, लोग विचार कर अच्छी बात कह रहे हैं। पर ये तो बात हुई एनडीए या बीजेपी के लिए दिक्कतों की। इंडिया भी क्या इन दिक्कतों से दूर है? मुंबई में कुछ पक रहा है क्या संदीप? और ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। देखिए, अब जो पकना है मुंबई में ही पकेगा। उसकी वजह यह है कि अब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे हड़बड़ी में कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि उनको जो वोट मिला है, एक सिंपैथी मिली है, माइनॉरिटी का पूरा एन ब्लॉक वोट शिवसेना के साथ आया है, प्लस उनको कांग्रेस के चलते दलित का वोट मिला है। तो क्या ये सब वोटों की वो रिस्क अभी से ले लेंगे? क्योंकि उनके लिए ज्यादा जरूरी है विधानसभा जीतना। मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सिंबल मिल जाए, एक नाथ शिंदे वापस विलय करने आ जाए, सर सब मिल जाए। मुख्यमंत्री पद भी मिलेगा क्या? देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफे की पेशकश कुछ इससे नहीं, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा ना कि मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उद्धव के पास 9 है और कांग्रेस के पास 13। उद्धव के लिए भाई गठबंधन के लिए बम बम खबर है।
बिल्कुल। पर उद्धव के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस का इतना मजबूत होना। बिल्कुल मजबूत नहीं है, और बिल्कुल मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे सीटों के बंटवारे में अपनी मर्जी चलाएंगे, और यदि नहीं चलेगी तो अकेले चुनाव में जाएंगे। उद्धव ठाकरे इस बात पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 180-181 सीटें लड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। कमजोर कड़ी नहीं है मतलब, कमजोर कड़ी तो उद्धव ठाकरे अब बिल्कुल नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया कि असली चीज़ है। बीजेपी के साथ वापस नहीं जाने को तैयार हो। नहीं, वो कहीं भी जा सकते, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो यही तो खेल अटका हुआ है। अगर कोई आंखें तरेरेगा कि हमारे पास प्लान बी भी है, तो ऐसे में संजय, अब मैं एक परिप्रेक्ष्य खींचना चाहूंगा आपके जरिए। फिर ये सरकार का स्वरूप कैसा होता दिख रहा है? एनडीए बनेगी, कयासबाजी, आशंकाएं, संभावनाएं, या वो भी आड़े आते दिख सकती है? देखिए, इस वक्त तो लगता है एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बनते हुए में दिखने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित बन रही है। सवाल यह है कि सरकार जब बनेगी और जब सरकार चलने लगेगी तो रोड ब्लॉक्स क्या आएंगे। अब बनने में भी मुश्किलें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन सरकार तो निश्चित रूप से एनडीए की बनती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जब चलेगी तो उसमें बहुत अड़चनें ये भी आएंगी। दिलचस्प बदलाव है ना। 10 साल में 2 बार बमुश्किल एनडीए की मुलाकात हुई, और बमुश्किल मैं इसीलिए संयोजक नहीं। हाँ, कोई संयोजक नहीं, और अब लगता है 2-4 दिनों में उसके 10 गुना हो जाएंगी। देर आए दुरुस्त आए। कहने को एनडीए था, एनडीए ने 2024 का चुनाव लड़ा, 19 सीटिंग का चुनाव। अरेंजमेंट भी आप देखिए, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और दर्शकों को संज्ञान लेना चाहिए। ये फिर से फुल फ्रेम वाली दिखाइए। प्रधानमंत्री बीच में बैठे हैं, उनके दाहिने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, और बाएं देखेंगे तो जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, और काफी उधर अमित शाह। बहुत सीधा सीधा आप अगर इसका अर्थ निकाल सकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एनडीए में जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है, नंबर के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में चंद्रबाबू नायडू हैं, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी वो है, और उसके बगल में फिर नीतीश कुमार, क्योंकि वो उससे छोटी पार्टी है। उस हिसाब से ये सीटिंग अरेंजमेंट है। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं। अमित शाह का दूर बैठना महत्वपूर्ण है। बहुत आमतौर महत्वपूर्ण पर है। प्रधानमंत्री के बगल में ही बैठते हैं हमेशा मैं इसीलिए इस तस्वीर का संज्ञान लेने के लिए कह रहा था दर्शकों। बट आप देखें कि अमित शाह, ये प्रधानमंत्री के बगल में पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हैं। वो तो अब वो प्रोटोकॉल पूरा निभाया जा रहा है। पहले क्या होता था, इधर जगत प्रकाश नड्डा है तो इधर अमित शाह। बिल्कुल, अब प्रोटोकॉल पूरा निभाया जा रहा है, क्योंकि अब आपको एक गठबंधन की सरकार चलानी है। प्रोटोकॉल सिर्फ पार्टी के अंदर में ही नहीं, प्रोटोकॉल अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी निभाना होगा। तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, और लेकिन अंदर असंभव नहीं खाने है। जो बीजेपी से आहट आने लगी है, देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफे की पेशकश, क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई योगी से भी सवाल पूछो, आधे से कम में क्यों आकर निपट गए? दिल्ली के गद्दी का रास्ता तो लखनऊ से होकर गुजरता है। और उसमें सबसे अहम बात, योगी आदित्यनाथ का कल से अब तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए, राजनीति बहुत पेचीदा है, इतना सरल नहीं है कि आप संजय कुमार से पूरी सरलता से समझ, क्योंकि संजय कुमार इतना समझ नहीं सकता। संजय कुमार आंकड़ों को समझता है, लेकिन जो राजनीति की जो पेचीदगी है, जो राजनीति जो पावर्स के कॉरिडोर में चलती है, नहीं, मैं विनोद से मैं नहीं पूछता हूं, समझता। ये अजब गजब एक हलचल है ना। अच्छा हुआ सुरेंद्र वो खन्ना साहब तो आकर बोल गए, अति आत्मविश्वास में हार गए। योगी साहब का देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप। देखिए, मैं यही बोलने वाला था, अच्छा हुआ मेरे पास आ गए। मैंने वरना मैं आपसे मैं कहता कि मैं कुछ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। हाँ। योगी आदित्यनाथ चुप ही नहीं है, वो बाकायदा इस तैयारी के साथ भी हैं कि अगर उनसे कोई सवाल जवाब हुआ तो वो पूरी फेरिस्त, तो पूरी लिस्ट दिखा देंगे कि मेरी कहाँ सुनी गई, मैंने किसको सीट बांटी। इन लोगों के टिकट का मैंने विरोध किया था, लिख के विरोध किया था, लेकिन फिर भी इनको टिकट दिया गया और सारे चुनाव हार गए। हाँ। वो बाकायदा फेरिस्त उन्होंने तैयार कर रखी है। उनके बहुत करीबी एक सज्जन मेरे सूत्र हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी। ये बीजेपी में अमूमन नहीं होता है, ये कांग्रेस की बीमारी थी, बीजेपी में भी घर कर गई है। नहीं, ये सारे राजनीतिक दलों में होता है जब आरोप प्रत्यारोप होता है। जब पहले बीजेपी में अटल जी के जमाने में भी ये सब होता था, कल्याण सिंह लिस्ट लेके आते थे, मोदी जी लिस्ट लेके आते थे, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप, अभी 10 साल तक हमने बीजेपी का वो स्वरूप देखा है जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नाश थी। हाँ। यानी जो मोदी जी कह देते थे वही होता था। अब चूंकि पार्टी में भी और सरकार में भी एक बहुदलीय व्यवस्था की तैयारी हो रही है, यानी बहुदलीय मतलब बहुकेंद्रीय, जिसमें पावर
का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, बीजेपी delegation की होगा। मजबूती का टेस्ट भी होने वाला है। बिल्कुल बीजेपी की मजबूती का आप ये टेस्ट कह रहे होगा। थे कि क्या ये बीजेपी वाली कांग्रेस वाली बीमारी बीजेपी में भी लग गई? जाहिर है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेसीकरण भी तो हुआ है। 240 सांसदों में से 106 तो पुराने कांग्रेसी हैं। वही कह कांग्रेस रहा युक्त हो गई बीजेपी। हाँ, कांग्रेसीकरण हुआ है तो वो बीमारी भी तो साथ लेके आएंगे। संदीप अभी एक चुनौती और आएगी कि कभी बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है, नड्डा जी को जाना है, तो नड्डा जी की कल बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री ने, और जब प्रधानमंत्री तारीफ करते किसी की बहुत ज्यादा तो लोग बोलते हैं उनको निपटा दिया गया। हाँ, नहीं उनका तो कार्यकाल हो ही रहा है, इस महीने के अंत तक खत्म भी हो जाएगा। तो ऐसे में अभिषेक, अभी तक जो हम बातें कर रहे थे अम्यूजमेंट के साथ सुन रहे थे कि क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, या कहानी में कहीं ट्विस्ट भी संभव है? देखिए, मीडिया में खबरें चलती रहे, सूत्र जिंदा रहें, रोचक चीज़ें बची रहें, इसके लिए कहानियों की चर्चा होती रहती है। मुझे लगता है संदीप जी, हर एक चैनल ने, आपके चैनल ने भी दिखा दिया है वो समर्थन पत्र, वो प्रस्ताव का पत्र जिस पर प्रधानमंत्री जी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। उस पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी के दस्तखत भी आपने देखे होंगे। सब कुछ हो चुका है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बेचारे हमारे इंडिया अलायंस वाले, इंडी की नींव तो नीतीश जी ने रखी, और अब जब स्थिति ऐसी हो गई है, क्या इंडी की नींव रखी थी उन्होंने? इंडिया की नींव रखी थी, अब आप इंडी आप भी कहने लगे, जो बीजेपी कहती है। जब इंडी अलायंस कहते हैं तो इंडी कह देते हैं, और जब ऐसे ही कहना हो तो इंडिया कह देते हैं। है तो बाइफर्केशन ही ना, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमारी कोई मनोदशा नहीं बदली है। हम जानते हैं कि ये सक्सीड नहीं कर सकते थे। नीतीश जी ने फैसला किया, बिहार उनके साथ रहा, पार्टी उनके साथ रही। फैसले पर मजबूत कितना और सशक्त भरोसा सरकार किया कल भी जाए? मैं इस समय आपके पलटू डिबेट में राम बैठा के नाम था। से भी मशहूर श्लोक बदनाम है नीतीश कुमार। और जो ये आपने बयान दिए ना, बड़ी एक दिलचस्प बात आपको याद दिलाता हूँ, आप खारिज नहीं करेंगे, और प्रकाश भी यहाँ बैठे हैं। नीतीश कुमार जब पलटी मारी अभी आखिरी वाली, इंडिया छोड़कर एनडीए में आए, आपने वो खबर ब्रेक की, हमने दिखाई। अभिषेक ही शाम को मेरे कार्यक्रम में बैठे हुए थे, अरे ये कोरी कल्पना है, फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, कहाँ है खबर? और अगले दिन खबर सही साबित हो गई थी। आपने एग्जैक्टली इन शब्दों का इस्तेमाल किया था अभिषेक, याद है ना? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका ध्यान मुझ पर इतना रहता है, मेरे शब्दावली पर इतना आपका ध्यान रहता है, और मेरे जेस्चर्स पे आपका ध्यान इतना रहता है। देखिए, उससे मैंने बताया था, आप मुझसे हमेशा कल के विषय में सवाल पूछते थे, तो संदीप जी मैंने आपको बाइफरकेट करके बताया कि बीते हुए कल इतिहास के विषय में बता सकता हूं मैं, आने वाले कल के विषय में क्या बताना है। और जब वो कल आज कैसी भागीदारी चाहेगी केंद्र सरकार में? केंद्र सरकार में भागीदारी तो चाहेंगे ना? देखिए, इस पर तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करेगा। हमारे विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा लेंगे बिहार के लिए। संदीप, आप इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या भविष्य आज मैं भी- इंडिया आज भी- गठबंधन के देखिए, तरफ जो से अपनी अगर मांग को- आएगा कि वो वो अभी प्रधानमंत्री पूछ बने। रहा हूं, विशेष राज्य का दर्जा, ये तो पहली मांग होगी ना? एकदम। देखिए संदीप जी, हमने एकदम। को हमेशा लंबे समय से सभी प्लेटफॉर्म्स पे उठाया है। हम जब विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं, और अभी जब हम सरकार में शामिल हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी मांग बिहार के हक के लिए रहेगी। आपने पहले भी देखा है, बिहार के हक की बात अगर आती है तो उससे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारी बीजेपी जितनी अनसुनी मांग कर थी, देती है, वो इस आज बार भी तो as it मांगेंगे is है, ना? और निश्चित रूप से हम इस केंद्र बार की तो आप हाथ मरोड़ सकते हैं, वो ताकत है। आंकड़े कुछ ऐसे हैं। नहीं, हाथ मरोड़ने में देखिए, जनता ने हमें ताकत दी है। जनता की बातों को, बिहार के हक और हुकूक को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम हाथ मरोड़ने वाली पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते और हैं। इंडिया गठबंधन और हमारी प्रधानमंत्री मंशा सिर्फ बनाने इतनी को है कि तैयार हो बिहार जाए बिहार नीतीश का हक कुमार मिले, को। बिहार विकसित हो। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो जाए इंडिया गठबंधन? काल्पनिक जी, सवाल भूल है। हो गई, संयोजक नहीं बनाया। देखिए, ऐसे तो ये काल्पनिक, देखिए अभी प्रकाश जी इस सवाल को उठा रहे थे। मैं तो अगर वाले सवाल पर अगर वाले इतना सवाल फोकस पर नहीं जवाब होता नहीं हूं, देंगे, और मैं ये पूछ काल्पनिक लेता सवाल है, हूँ पहली बात। तो इंडिया दूसरा कि गठबंधन मैं से एकदम पूछ साफ लेता कह हूँ, दूं। आलोक शर्मा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद भी सौंप देंगे? आप तलाश रहे हैं ना, आंकड़ा बढ़ाना है या परिवार बढ़ाना है? नीतीश कुमार वेलकम है।
देखिए, नीतीश कुमार जी तो वेलकम हैं ही और पहले भी वेलकम थे, लेकिन किसको क्या मिलेगा इसके ऊपर अभी इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और उस बैठक में ही तमाम निर्णय लिए जाएंगे। लगभग 38 से 40 लीडर्स वहां पर बैठ गए हैं और एक एक नहीं, चीज वो पर 38-40 हो या 380-400 हो, आपका आंकड़ा 234 है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, जोड़ने के लिए ही वो 38 लोग बैठे हैं और मुझे उसके लिए लगता कुछ है लोग देना जुड़ रहे पड़ेगा। हैं। अगर आज इतना ही अच्छा, देखिए, राजनीति में और कोalition गवर्नमेंट में आपस में कौन क्या छोड़ता है, कहाँ कौन अपने चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा था जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक और दूसरी बैठक बॉम्बे में हुई कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हैं, हमारा मेन जो ध्येय है वो ये है कि बीजेपी की जो एक करप्ट सरकार है, जो झूठी सरकार है, ये जानी चाहिए। तो वो सरकार इंडिया अब का पूरी कोई तरह से जनता ने घटक, नकार कांग्रेस दिया। नहीं, जनता का घटक को आप जनादेश- प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं? देखिए, मुझे लगता है फैसला तो शीर्ष नेतृत्व और पूरा इंडिया गठबंधन लेगा, लेकिन इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि हम लोग पहले भी प्रधानमंत्री पद के पीछे नहीं थे और क्या फैसला होगा ये इंडिया गठबंधन लेगा। सारे रास्ते खुले हैं, एनडीए से भी तमाम लोग संपर्क में हैं। आज जिसके दस्तखत हैं, साइन हैं, किसके क्या हैं, वो सब चीज़ें अभी सब केवल मीडिया तक न्यूज़ के एंगल से ही हैं। मोदी जी ने भी राष्ट्रपति भवन में सुना है कि सब एंट्री पास और वो सब बंद करवा दिए हैं राष्ट्रपति भवन वालों ने। सब ये मैसेजिंग है। अभी असली देखिएगा आप, अभी 1 से 2 दिन और लगेंगे पिक्चर क्लियर होने में। पर आप क्या ये और बात बीजेपी नहीं के मानेंगे, सीनियर लीडर्स नहीं मैंडेट चाहते तो हैं कि एनडीए का गुजरात है के ना, जो तो 293 सीटें जनता ने जनादेश के जरिए एनडीए को दे दिया कि भाई तीसरी बार एनडीए सरकार। आप क्यों खामखा अपना पैर अड़ा रहे हैं उस प्रक्रिया में? देखिए, मुझे लगता है 10 साल शासन करने के बाद और जिस तरह का जनादेश आया है, देश के प्रधानमंत्री अपने पद पर सत्तासीन थे, जिस तरह से तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हुआ, पूरे देश ने देखा है। तो जिस तरह के आंकड़े आए हैं कि 400 पार कहकर आज आप 2 दिन होने को आ गए हैं कि रिजल्ट आए हुए अभी तक दावा नहीं पेश कर पाए हैं। और पिछली बार मोदी जी ने रेजिग्नेशन नहीं सौंपा था 2019 में, जहाँ तक मेरे याद है। आज वो तो रेजिग्नेशन भी देना है, पड़ा वो है। तो वो करना कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत तार नहीं, ऐसा नहीं है, पिछली बार 2019 में नहीं किया था जहां तक मुझे याद है। फिर भी इस चीज को चेक इस्तीफा किया जा तो सकता देना है, पड़ेगा लेकिन कहीं ना, ना कहीं और इंटरनल दबाव बना हुआ है। नहीं, मुझे जहां तक याद है 2019 चलिए, अब आप इस resignation वो नहीं माइनर किया था, डिटेलिंग उससे पहले ही में नहीं घुसते announcement हैं, हो पर गया था, आपका सब हो मानना गया ये था। है अभी इंडिया वापस ने मैं आता हूं, सत्ता वापस के मैं आता हूं, दरवाजे संदीप में भाई। अपना पैर अटकाया हुआ है। सीधा देखें, जनादेश एनडीए को मिला है, सरकार उनकी बननी चाहिए, पर संभावनाओं का खेल होता है, लेन देन भी होता है, विचार पर बाजार हावी होता है। राजनीति की कड़वी हकीकत विनोद अग्निहोत्री ने भी बयां की है। तो अभी आने वाले 2-4 दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं और कौन मजबूत होगा, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता दिखेगा, सामने आ जाएगा। तो एनडीए को बहुमत मिला है, तीसरी बार एनडीए सरकार होगी या इंडिया के साथ घमासान जारी है और संभावनाओं का खेल क्या अभी भी खुला हुआ है? पारस सांखला हैं, महासमंद छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि सरकार जनहित के लिए काम करे, जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो। पर खंडित जनादेश में ये तो होता है और घटकों की मांग, विचार पर जब बाजार हावी होता है तो सौदेबाजी भी होती है और लेन देन भी। उसके बाद जनता जनार्दन का नंबर आता है। ये भी राजनीति का एक चेहरा है। आज इतना ही, नमस्कार।